गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था धर्मवीर भारती जी का ठेले पर हिमालय, निबंध ठेले पर हिमालय। उसका आगे का सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों से पिघली केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियां गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में या सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने क्या कहा है? धर्मवीर भारती जी ने कहा है कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त की जो लालिमा है, सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय की जो लालिमा है, वह लालिमा बर्फ के पहाड़ों पर, बर्फ के ग्लेशियरों पर धीरे धीरे पड़ने लगी। तो बर्फ के ग्लेशियरों पर वह लालिमा गिरी तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसर पिघलने लगी हो, केसर पिघल कर बहने लगी हो। केसर भी लाल कलर की होती है, और जब सूर्यास्त होता है और लालिमा होती है, वह भी सूर्यास्त के समय सूर्य लाल कलर का होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य एक जैसा दिखाई देता है। तो सूर्यास्त का जो समय था और वह सूर्य की जो लालिमा थी, सूर्यास्त के समय जो सूर्य की लालिमा थी वह ग्लेशियरों पर पड़ती है और ऐसे लग रहा है जैसे मानो केसर है जो पिघलकर बहने लग रही हो। बर्फ कमल के लाल फूलों के में बदलने लगी, घाटियां गहरी पीली हो गई, और जो बर्फ है वह पिघलकर लाल कमल के फूलों में बदलने लग गई। ऐसा लग रहा है, माना ऐसा लग रहा है। और घाटियां कैसी हो गई? घाटियां पीली हो गई, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती, चंद्रमा उगता है और चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है, चांदनी रात में चंद्रमा की जो रोशनी पड़ती है वह पीले कलर की होती है, और ऐसा लग रहा है मानो जो घाटियां वो कैसी हो गई? गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लग गए। कि जैसे अंधेरा हुआ, सूर्यास्त होने के बाद जैसे अंधेरा हुआ, तो धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि हम उठे, यानी कि धर्मवीर भारती जी और उनके दोस्त जो बरामदे में बैठे थे और बर्फ के पहाड़ों को, हिम शिखरों को देख रहे थे, वो वहां से उठते हैं और मुंह हाथ धोकर चाय पीने में लग जाते हैं। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम थे, जैसे सबका कुछ छिन गया। उस समय सारे के धर्मवीर भारती जी और उनके दोस्त सभी चुपचाप थे और गुमसुम से बैठे थे। गुमसुम से ऐसे बैठे थे कि जैसे ऐसा लग रहा है कि मानो उनका सब कुछ छिन गया हो, उनके पास सब कुछ नहीं बचा। ऐसे लग रहा था कि सब कुछ छिन गया हो, उनके पास कुछ नहीं बचा। शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में या सब आत्मलीन हो या सब या अपने में डूब गए हो। आत्मलीन, आत्म यानी आत्मा का, लीन यानी उसके अंदर ही डूब जाना, यानी सब अपने अंदर ही डूब गए, अपने आत्मा के अंदर ही डूब गए। तो धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि वहां पर सब चुपचाप थे और सभी गुमसुम बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो या तो सभी का सब, या तो जो बैठे उनका सब कुछ छिन गया हो, या उन्हें इतना ज्यादा मिल गया है, या तो उनका सब कुछ छिन गया है, या उन्हें इतना ज्यादा मिल गया है कि उसे सहेजने में सब क्या है? आत्मलीन है, यानी अपने अंदर ही, अपने आत्मा के अंदर ही खोए हुए हैं। सभी अपने आत्मा के अंदर ही खोए हुए हैं, अपने में ही डूबे हुए हैं। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था। कवि कह रहे हैं, धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद चंद्रमा उदय होता है, चंद्रमा निकलता है और हम फिर चाय पानी पीकर बाहर आते हैं। और इस बार सब शांत था, ठंडी हवा नहीं चल रही थी, जो बर्फानी हवा है वो नहीं चल रही थी, जैसे हिम सो रहा हो। और ऐसा सब कुछ शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे हिम यानी बर्फ सो रहा हो, जैसे बर्फ सो रही हो, सब कुछ शांत है। अरे सो जाते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, हल्ला नहीं होता है। और उसी प्रकार वहां पर ऐसा लग रहा था धर्मवीर भारती जी को जैसे कि बर्फ सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैं यानी धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मैं उनसे, जो मेरे दोस्त थे, उनसे थोड़ा सा अलग होकर जो आराम फरमाने वाली कुर्सी होती है, एक तो कुर्सी होती है सीधी स्ट्रेट बैठने वाली, एक कुर्सी होती है आरामदायक जो पीछे झुकी हुई होती है। तो धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मैं आराम फरमाने वाली कुर्सी खींचकर थोड़ा अलग बैठे गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है कि हिमालय को देखकर
किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति हाय एक शब्द भी नहीं जानता। अब धर्मवीर भारती जी क्या सोच रहे हैं? धर्मवीर भारती जी सोच रहे हैं कि मेरा मन इतना कल्पनाहीन यानी कल्पना बिल्कुल भी कल्पना नहीं होना, कल्पना बिल्कुल भी खत्म हो जाना, थोड़ी बहुत भी कल्पना नहीं रहना। हीन यानी खाली, कल्पना से खाली। की धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मेरा मन जो कल्पना से खाली क्यों हो गया है, कल्पनाहीन यानी कल्पना से खाली क्यों हो गया है, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि इसी हिमालय को देखकर, वो सोच रहे हैं कि इसी हिमालय को देखकर लोगों ने कितने कितनी कविताएं, कितनी कितनी कहानियां, कितने कितने निबंध लिख दिए, लेकिन मेरे मन में है जो एक पंक्ति भी नहीं आ रही, कि मेरे मन में एक पंक्ति भी नहीं आ रही, मेरे हाय एक शब्द भी मैं नहीं, एक शब्द भी तो नहीं जानता। कि इस हिमालय को देखकर मेरा मन इतना कल्पनाहीन हो गया है कि एक पंक्ति भी नहीं आ रही और एक शब्द भी नहीं जान रहा हूं। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है कि हिम सम्राट के समक्ष, हिम सम्राट यानी बर्फ का शासक, बर्फ का शासक कौन? हिमालय। हिम सम्राट यानी बर्फ, हिम यानी बर्फ, सम्राट यानी शासक, सम्राट राजा जो शासन करता है। हिम का राजा कौन है? हिम का राजा है हिमालय। तो कवि क्या करें? पर कुछ नहीं, खैर कोई बात नहीं। यह सब कितना छोटा लग रहा है कि हिम सम्राट के समक्ष, कि इस हिमालय के समक्ष यह सब बिल्कुल छोटा लग रहा है। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी के? ऐसा लग रहा है कि जो मन के अंदर जो बादल थे, बादल चढ़ना यानी अवरोध दूर होना, कि मन के अंदर, उनके मन के अंदर जो अवरोध थे, अवरोध यानी रोकना, अवरोध का अर्थ होता है रोकना। उनके मन के अंदर जो अवरोध थे, अवरोध कैसे अवरोध? अवरोध ऐसे कि उन्होंने सोचा कि क्या पता वहां पर बर्फ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौसानी की जन्मभूमि, कौसानी की धरती कैसी है, इस प्रकार के जो अवरोध थे वो अब दूर हो गए हैं। कि मन के अंदर जो अवरोध थे वो अब छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा था कि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। कवि क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। अब धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं? धर्मवीर भारती जी हिमालय के बारे में कह रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है, उन्हें कैसा लग रहा है, उनके अंदर जो भाव है, इन भावों में कुछ ऐसा था जो उनको इन हिम शिखरों की ऊंचाई तक उठने का प्रयत्न कर रहा था। कि उनके अंदर जो कुछ ऐसे भाव हैं जो इन्हें ऊंचाई तक उठने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था, लेखक यानी धर्मवीर भारती जी को ऐसा लग रहा था कि जो हिमालय वह उसके बड़े भाई के समान ऊपर चढ़ाए हैं, जो हिमालय वह उनके बड़े भाई के समान है और वह ऊपर चढ़ाए है। और वह अपने छोटे भाई, उनका हिमालय का छोटा भाई कौन? स्वयं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी हिमालय को अपना बड़ा भाई समझ रहे हैं और स्वयं को हिमालय का छोटा भाई समझ रहे हैं। कि और उस छोटे भाई को नीचे उत्साहित तथा लज्जित खड़े देखकर, क्योंकि उनके अंदर उत्साह है और लज्जा भी है। कुंठित यानी कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, कि उन्हें उत्साहित कर रहा है, उन्हें लज्जित देखकर उन्हें उत्साहित कर रहा है, उन्हें चुनौती दे रहा है और उनका उत्साह बढ़ा रहा है। क्या उत्साह बढ़ा रहा है? स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है कि हिम्मत है, कि आप में हिम्मत है, मेरी तरह ऊंचे उठोगे। हिमालय जो एक बड़े भाई की तरह धर्मवीर भारती जी को, हिमालय है जो एक बड़े भाई की तरह धर्मवीर भारती जी को चुनौती दे रहा है, जो उनके ऊपर खड़ा है और चुनौती दे रहा है। क्या चुनौती दे रहा है? कि आपके अंदर हिम्मत है, क्या आपके अंदर कोई थोड़ी बहुत भी हिम्मत है ऊंचा उठने की? क्या ऊंचा उठोगे आप? इस प्रकार हिमालय है जो बड़ा भाई छोटे भाई को चुनौती दे रहा है।
और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई हो। और हम सक्रिय हो उठे, अदम्य शक्ति उल्लास आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ। धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं? धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि सहसा इस प्रकार के सन्नाटे को तोड़कर, कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, और उसी सन्नाटे के बीच जो उनका एक मित्र था सेन, जो क्या था, चित्रकार था, वह सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठता है। रविंद्र यानी रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पंक्ति गा उठता, और जैसे सबकी तंद्रा टूट गई। तंद्रा यानी एक किसी चीज में खोए रहना, उसे कहते हैं तंद्रा। जैसे उनकी तंद्रा टूट गई हो और हम सक्रिय उठे। अब धर्मवीर भारती जी क्या कहते हैं कि जैसे उनकी तंद्रा टूट गई हो, जैसे वो किसी चीज के अंदर खोए हो, और उनका जो खोयापन है वह जो उनके मित्र हैं सेन, वो रविंद्रनाथ टैगोर की कोई पंक्ति गाते हैं और उनकी तंद्रा टूट जाती है और वह सारे के सारे सक्रिय हो उठे, यानी सारे के सारे सक्रिय हो उठते हैं। अदम्य शक्ति, अदम्य यानी बहुत ज्यादा शक्ति, उल्लास आनंद जैसे हम में छलक पड़ा, कि बहुत सारी शक्ति उल्लास और आनंद उनके अंदर जैसे छलक पड़ा हो। सबसे अधिक खुश था सेन, और उन सब में सबसे अधिक जो उनका मित्र सेन था, चित्रकार था, वह खुश था। वह कैसा दिखाई दे रहा है? बच्चों की तरह चंचल है, चिड़ियों की तरह चहकता है। कि वह बच्चों की तरह चंचल है, इधर से उधर घूमना, और चिड़ियों की तरह चहचहा रहा है। बोला भाई साहब हम तो बंडरस्ट्रक हैं, कि भाई साहब हम तो बंडरस्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत है इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई कि अकस्मात यानी अचानक वह शीर्षासन करने लगा। शीर्षासन यानी सिर नीचे और पांव ऊपर, इसे कहते हैं शीर्षासन। अकस्मात यानी अचानक। पूछा गया तो बोला कि हम पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा, कि हम नए तरीके से हिमालय को देखेगा। कौन कह रहे हैं? उनके मित्र सेन कह रहे हैं। बाद में मालूम हुआ कि वह बंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग, शेर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम शेर का बल हिमालय देखता है। अब वह क्या कह रहे हैं? उनके जो मित्र हैं सेन, जो कि एक चित्रकार है, वह बंबई की जो चित्रशैली है उससे थोड़ा नाराज है, और क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे जीनियस हैं, ये लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, कि जो लोग हैं वो सिर के बल खड़े होकर दुनिया को देखते हैं, और मैं सिर के बल खड़ा होकर हिमालय को देखूंगा। इस प्रकार वह हिमालय के प्रति इतने आकर्षित होते हैं। और सेन है जो एक चित्रकार है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती है एक नदी का नाम। धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं कि दूसरे दिन हम घाटी में उतरे और 12 मील चलकर, 12 मील यानी 1 मील में होता है 1.6 किलोमीटर, तो वह 12 मील चलकर बैजनाथ पहुंचते हैं। और जहां से कौन सी नदी बहती है? जहां से नदी बहती है गोमती बहती है। गोमती की उज्ज्वल यानी सफेद, उज्ज्वल का अर्थ होता है सफेद जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। जो गोमती नदी है उसका पानी एकदम उज्ज्वल यानी साफ सुथरा सफेद पानी था, और उस सफेद पानी के अंदर हिमालय की जो चोटियां हैं वो बर्फीली चोटियां तैर रही हैं। और बर्फीली चोटियां, बर्फ भी कैसी है? सफेद, और पानी कैसा है? साफ सुथरा और पवित्र पानी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुंचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा उसमें डूबा रहा। अब कवि क्या कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी कि पता नहीं मैं उन शिखरों पर तो कब पहुंचूंगा, लेकिन जो वह जल राशि थी, जो गोमती नदी का जल है, गोमती नदी का जो पवित्र जल है, साफ सुथरा जल है, उसके अंदर जो हिमालय की परछाई दिखाई दे रही है, उससे भेंटा यानी मिला। मैं उससे बहुत अधिक देर तक मिला और उसी में ही डूबा रहा। और डूबा रहा मतलब खोया हुआ रहा। डूबने का मतलब खोना, कि मैं उसी चीज में खोया हुआ रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कवि क्या कह रहे हैं कि आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, यानी चंचल हो उठता है।
कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को मैं समझता हूँ। यहाँ पर धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि कल ठेले के बर्फ को देखकर, कि जिस दिन वो एक दुकान के ऊपर, पान की दुकान पर खड़े थे और उनके जो साथी थे उपन्यासकार, वो वहां से ठेले पर बर्फ को ले जाते हुए देखते हैं तो वे स्मृतियों में डूब जाते हैं। स्मृति यानी याद में, पिछली यादों में डूब जाते हैं। और पिछली याद कौन सी याद? हिमालय की याद, हिमालय के बर्फ की याद, कि जो पिछली याद में डूब गए, मैं उनके दर्द को समझता हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मैं अपने उपन्यासकार दोस्त की उन यादों के बारे में, उन यादों की स्मृतियों के बारे में, उनके दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बर्फ कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं कि जब वह ठेले पर हिमालय की बर्फ को देखते हैं, ठेले पर बर्फ को देखते हैं, और जो ठेले पर हिमालय की बात जो उनके मन में आती है, जो यह निबंध है वो चीज उनके जो मन में आती है, तो वह ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंस देते हैं। और जो अपना जो पुराना दर्द है, हिमालय से मिलने का दर्द, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं, उसे भुलाने का बहाना करते हैं। ठेले पर हिमालय की बात को कहकर वो अपना जो दर्द है, हिमालय से मिलने का जो दर्द है, उस दर्द को भुलाने की बात कहते हैं। वे बर्फ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को देखकर मन बहला लेते हैं। यहाँ पर धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं कि वे बर्फ की ऊंचाइयां कौन सी? जो हिमालय के शिखरों पर जो बर्फ जमी है, हिमालय के शिखरों पर जो बर्फ जमी है, वह बर्फ की जो ऊंचाइयां हैं वो क्या है? बार बार उन्हें बुला रही है, बार बार उन्हें बुलाती हैं कि आप आओ, जो बार बार उन्हें बुलाते हैं। और हम है कि हम यानी धर्मवीर भारती जी और उनके दोस्त, हम है कि जो चौराहे पर खड़े ठेले, जो चौराहे के ऊपर जो चाय का ठेला लगा रहता है, उस ठेले पर खड़े होकर, उस चौराहे के ऊपर खड़े होकर ठेले पर लदे जो हाथ वाला ठेला होता है, उसमें जो बर्फ लाद कर ले जाता है, उसे देखकर अपना मन बहला लेते हैं कि देखो यह जो बर्फ जा रही है, हिमालय की भी बर्फ ऐसी है, ऐसी कल्पना कर वो अपना मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से गिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबूक हो यानी रहने रहोगे, मैं क्या कहीं कभी ऐसे भी रह सकता हूँ वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। अब धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं? धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि कभी ऐसे ही तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास के बारे में कह रहे हैं कि कभी ऐसे ही तुलसीदास ठेले पर लदे हिमालयों से गिर गए थे, ठेले पर लदे हिमालय से गिर गए थे। यानी कि अर्थात इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो भी सांसारिक मोह माया के बंधनों में, सांसारिक मोह माया के आकर्षण में जकड़ लिए गए थे, यानी उनसे गिर गए थे। और उस समय उनसे मुक्त होने का विचार उनके मन में प्रकट हुआ था, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि जब तक भगवान राम की, अब आगे क्या कह रहे हैं वो, कि कबहू को हो यानी या ही रहनी रहोगे, कि उन्होंने कहा था कि जब तक भगवान श्री राम की कृपा से इस मोह माया से मुक्त जीवन जीने का अवसर पाएंगे, कि वो इस जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक मोह माया का जीवन है, उससे मुक्त होने की बात कह रहे हैं कि मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूंगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। अब धर्मवीर भारती जी क्या करें कि मैं भी कभी वास्तविक रूप से इन जो हिम शिखर है उनकी ऊंचाइयों पर रह सकूंगा, यानी कि जो ये संसार है इसकी मोह माया से दूर हो सकूंगा। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेजूं, नहीं बंधु आऊंगा मैं, फिर लौट कर वहीं आऊंगा, उन्हें ऊंचाइयों पर मेरा आवास है, वही मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। अब धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं? धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि उनके मन में आता है कि हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेजो, जो हिमालय वह उन्हें बुला रहा है, वह हिमालय को
स्वयं के आने का विश्वास दिलाते हैं। कौन दिला रहे हैं? धर्मवीर भारती जी दिला रहे हैं कि नहीं बंधु, कि नहीं भाई मैं आऊंगा। वो हिमालय को विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं भाई हिमालय मैं आपके पास जरूर आऊंगा, मैं फिर लौट कर वहीं आऊंगा, कि मैं वापस वहीं आऊंगा जहां से मैंने आपको देखा है कौसानी से, मैं वापस लौट कर वहीं आऊंगा। और उन्हें ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है कि वहीं जो ऊंचे हिम शिखर हैं, ऊंचे जो हिम शिखर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, वहीं पर तो मेरा आवास यानी रहना होगा। वही मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं। और मेरा मन रमता है यानी लगना, कि मेरा मन वहीं लगता है, मैं करूं तो क्या करूं। मन रमना यानी मन लगना, कि मेरा मन वहीं लगता है और कहीं पर नहीं लगता है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। खुद को रोकने में असमर्थ है। कौन? धर्मवीर भारती जी अपने मन को रोकने में असमर्थ है। अब इसके क्वेश्चन आंसर। नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसे बताया है? नैनीताल से कोसी जाने वाली सड़क को लेखक ने कैसे बताया है? लेखक ने बताया उबड़ खाबड़ और कष्टप्रद। शुक्ल जी के साथ एमिल जोला सी दाढ़ी वाला युवक कौन था? शुक्ल जी के साथ एमिल जोला सी दाढ़ी वाला युवक सेन था। और सेन क्या था? सेन था चित्रकार। सेन क्या था? सेन था एक चित्रकार। लेखक का मन, लेखक का मित्र ठेले पर बर्फ देखकर खोया खोया सा क्यों हो गया? लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न की लेखक का जो मित्र है वो ठेले पर बर्फ देखकर अधिक खोया खोया सा क्यों हो गया? लेखक का जो मित्र है वह अल्मोड़ा का निवासी था। और अल्मोड़ा कहाँ पर है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। उसको ठेले पर बर्फ देखकर हिमालय के बर्फ के शिखरों की याद आ गई थी। लेखक ने किससे मिलने पर यह कहा था कि उन जैसा साथी तो सफर में पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। यह बात लेखक ने शुक्ल जी के मिलने पर कही कि उन जैसा साथी तो सफर में पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलता है। लेखक की सारी निराशा व खिन्नता कब दूर हुई? लेखक की सारी निराशा व खिन्नता शिखरों पर जमे बर्फ को देखकर हिम दर्शन करने से दूर हो गई। लघुतरात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। त्रिताप कौन कौन से होते हैं? हिमालय की शीतलता से वे कैसे दूर हो गए हैं? त्रिताप कष्ट 3 प्रकार के होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। और पुराने साधक इनसे मुक्ति के लिए हिमालय पर जाते थे। और हिमालय की शीतलता मनुष्य के शारीरिक कष्टों को दूर करती थी। हिमालय का पवित्र वातावरण उनको आत्मिक कष्टों से मुक्ति दिलाता था और भौतिक पीड़ा से भी मुक्त करता था। तो त्रिताप कौन से हो गए? दैहिक, दैविक और भौतिक। हिमालय के पर्वतीय सौंदर्य में स्नोफॉल किस प्रकार पर्यटकों को अधिक आकर्षित करता है? हिमालय में जब बर्फ गिरती है तो उसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। आसमान में रूई के फाहों की तरह बर्फ गिरती रहती है और पर्यटकों को रोमांचित करती है। वहां बर्फ के खेल भी होते हैं और गिरती हुई बर्फ की प्राकृतिक सुषमा अद्वितीय यानी उसके समान और नहीं होती। लेखक ने कौसानी गांव में डूबते सूरज का जो वर्णन किया वह अपने शब्दों में लिखिए। लेखक ने क्या वर्णन किया? लेखक ने कहा है कि सूरज ढल रहा है, दूर स्थित शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल तथा घाटियां वो कैसी दिखाई दे रही है? धुंधली दिखाई दे रही है। ग्लेशियरों की बर्फ केसर के समान पीली दिखाई दे रही है और पर्वत शिखरों पर जमी बर्फ लाल कमल के समान दिखाई दे रही है। कौसानी की घाटियां वह भी पीली दिखाई देने लगी हैं। निबंधात्मक प्रश्न। पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक लेख लिखिए। इस चैप्टर को पढ़कर आपको पर्वतीय जो क्षेत्र है उनके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखना है। पर्यटन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह भी आपको इस चैप्टर को पढ़कर लिखना है। ओके, आपको अपनी नोटबुक के अंदर ये सारा होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू।